नमस्कार, मैं नीलू मिश्रा। आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज़। आज हमारे एडवोकेट सुषमा पारिक हैं, जो कि अखिल भारतीय संयुक्त अभिवक्ता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे जानने कि ये वकीलों के लिए क्या क्या कार्य कर रही है और वे क्या करना चाहेंगे। जी मैम, अभी जो वकीलों के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? और देखिए, मैं अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय सचिव भी हूँ और प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान भी हूँ। इसमें मैंने ज्वाइन करने का मेरा मेन उद्देश्य यह है, क्योंकि मैं प्रदेशाध्यक्ष हूँ तो मेरा पहला काम कार्यकारिणी गठित करने का था, जो मैंने पूर्णतः कर ली है। और उसके बाद हमारी कार्यकारिणी में हाल ही में महिला अधिवक्ता अग्रणी रूप से इसमें बढ़ चढ़कर रुचि ले रही हैं और हमने एक ज्ञापन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को हाल ही में सौंपा है, जिसमें अधिवक्ता हितों के बारे में हमने ये कहा है कि हमारा एडवोकेट एक्ट 1961, जो कि करीब 20-30 साल बने हुए हो गए हैं उसको, फिर भी उसमें परिवर्तन, उसके तहत जो है बार काउंसिल जो है अधिवक्ताओं के हर 5 साल बाद रिन्यूअल के लिए कभी वकालतनामे की डिमांड करती है, कभी रिन्यूअल के लिए काफ़ी औपचारिकताएं पूर्ण करने को कहती है। तो उसके अगेंस्ट में हमने ये कहा है कि हमारा अगर एडवोकेट एक्ट 1961 की हम बात करें तो उसकी धारा 2(1) के तहत हम अधिवक्ता उसको कह सकते हैं जिसका किसी भी विधि परिषद में, स्टेट विधि परिषद में नामावली में नाम दर्ज हो और उसने LLB की डिग्री प्राप्त कर ली हो। अब हम बात करते हैं कि उसमें धारा 24 के अंतर्गत यह कहा गया है कि कोई भी अधिवक्ता तभी बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और विधि की उपाधि किसी भी भारत के विधि मान्यता विश्वविद्यालय से प्राप्त करके और अपना नाम जो है स्टेट बार काउंसिल में दर्ज करवाता है, उसको अधिवक्ता कहते हैं। लेकिन उसके अन्य कोई भी योग्यता जो ये थोपी गई है कि रिन्यूअल प्रैक्टिस के बारे में यह जो डिमांड सौंपी है BCI ने, वो पूर्णतः असंवैधानिक है, जिसका पूरा वकील समुदाय विरोध करता है। और हमारी संस्था की तरफ से, चूँकि मैं प्रदेशाध्यक्ष हूँ, तो मैं सभी अधिवक्ताओं का यही कहना है कि जब उन्होंने विधि व्यवसाय में डिग्री ली है और नाम दर्ज है, तो नेचुरली है जो नए वकील हैं वो कहाँ से वकालतनामे लाएंगे, और हर साल अगर फीस देना भी उनके लिए भारी भरकम होगा। और अभी जैसा कि आप देखते हैं कोविड-19 का कार्यकाल, तो वकील ही नहीं, आर्थिक स्थिति से देश का हर वर्ग पिछड़ गया है। तो ऐसी स्थिति में इस एक्ट में यह निर्देश देना कि हर अधिवक्ता जो है वह सर्टिफिकेट जो है रिन्यू कराएगा विधि व्यवसाय के लिए, जो कि पूर्णतः असंवैधानिक है, इसका हमने विरोध किया। और हमारे बार अध्यक्ष SS हसन साहब जो हैं, उन्होंने इसको पूर्णतः सहमत होते हुए हमें आश्वस्त किया है कि ये बात वो BCI में रखेंगे और हमारी बात जायज़ ठहराई है। इसके अलावा हमारा हित जो है, राजनीतिक पार्टी से हमारी संस्था का कोई संबंध नहीं होता है, हमें राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे बार काउंसिल और स्टेट में बार काउंसिल भी हैं, जो कि हम खुद इलेक्ट करते हैं, बार एसोसिएशन भी हैं, लेकिन वो बार के पदाधिकारी 1 साल के लिए चुने जाते हैं। तो इतना निजी रूप से वकीलों के हितार्थ कार्य नहीं कर पाते। हमें उन बारीकियों को देखना है जो वास्तव में एक वकील अपने व्यवसाय के दौरान संघर्ष करता है, उसकी तरफ देखना है। आप देखिए, जो नए अधिवक्ता हैं उनको किसी भी तरह से ऐसा कोई नियम नहीं है कि सीनियर लॉयर उनको स्टेप फंड देगा या हर मंथली पे करेगा। तो ऐसी स्थिति में उसकी मजबूरी है कि उसको काफ़ी कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज लेनी होती है। तो हर सीनियर अधिवक्ता के ऐसा नहीं है कि मैं सभी के लिए कह रही हूँ, कई अधिवक्ताओं के साथ
जो नए नए आते हैं उनके साथ ऐसा होता है। तो उसके लिए भी कोई प्रावधान जो है इनको करना चाहिए। एक सुरक्षा का है, जैसे हमारा मेन उद्देश्य एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है। प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप प्रश्न जरूर करोगे कि भाई अधिवक्ता को सुरक्षा क्यों चाहिए। अधिवक्ता तो खुद पीड़ितों को न्याय दिलाता है। तो उसके संबंध में मैं आपको एकदम क्लियर बताती हूँ कि अधिवक्ता जो है अब जो समय चल रहा है वो परिस्थितियाँ जब एक्ट बना था 1961 में उस समय नहीं थी, इसलिए प्रोटेक्शन या सुरक्षा की कोई बात उसमें नहीं लिखी गई। और यही कारण है कि आज अधिवक्ताओं को बहुत कुछ समस्याओं का संघर्ष का सामना करना पड़ता है वकालत के दौरान। जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ कि जैसे कोई भी अधिवक्ता जो जिसके पास मुवक्किल पीड़ित मुवक्किल आया है और अगर वह कहीं एफआईआर दर्ज कराने जाता है थाने में या कहीं भी, तो आप ये देखिए कि अधिवक्ता की एफआईआर वगैरह दर्ज हो जाती है, लेकिन आप ये देखिए कि जैसे ही वो घर आके प्रिपरेशन करके और तैयार होके बैठता है और उसके पास में कभी अचानक कि ये फ़ोन आ जाता है अपोजिट पार्टी के यहाँ से कि देखिए आपका मुवक्किल आपका जो प्रार्थी है उसका मैं अपोजिट हूँ और मैं फलाना हूँ या अप्रोचेबल हूँ या जो कुछ भी है, इस टाइप की धमकियाँ मिलना आम बात है। तो उसके लिए जो है कोई ऐसी सुरक्षा मिले जिससे हम निडर होकर पीड़ितों को न्याय दिला पाए। इसके अतिरिक्त एक अधिवक्ता जो पीड़ितों के न्याय के लिए लड़ रहा है उसको जो है साधारण उनके खिलाफ भी कभी एफआईआर वगैरह दर्ज कर लेते हैं पुलिस वाले, तो वो भी गलत है, क्योंकि अधिवक्ता का तो व्यवसाय है एक तरह से, तो उसको सुरक्षा अलग से मिलनी चाहिए। हमारी बार काउंसिल से यह भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि हमारे वकील के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करनी है तो पहले हमारी बार काउंसिल से परमिशन ले। इसके लिए कोई प्राधिकरण गठित हो सकता है, इसके लिए वकीलों की कोई कमेटी बनाई जा सकती है। अभी कोरोना चल रहा है मैम, उसके लिए आप क्या क्या बोलना चाहोगे आम जनता को वे, क्योंकि इसका महामारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और देखिए अभी अगर कोरोना की आप बात करते हैं तो हमारे राजस्थान की सरकार की नींद हराम कर दी है इस कोरोना ने, या हम यूँ कह सकते हैं कि नींद उड़ा दी है यहाँ के सरकार की। और सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है, लेकिन जनता समझने को तैयार ही नहीं है। जनता से आग्रह करूंगी कि प्लीज़ वो ध्यान दें, क्योंकि महामारी अधिनियम 1897 में बना था, जिसके तहत अगर मान लो अगर सरकारी दिशा निर्देश चाहे वो केंद्रीय सरकार जारी करे चाहे राज्य सरकार जारी करे, महामारी को रोकने के लिए ये 1 मई 2020 को लागू हो चुका है कोरोना के खिलाफ। और इसको लागू होते ही पहली एफआईआर जो है आगरा में दर्ज की गई यूपी साइड में, जिसमें एक रेलवे अधिकारी जो है अपनी बिटिया को जो संदिग्ध कोरोना रोग से संदिग्ध मरीज थी और उसको ले जा रहा था, तो उस पर ये आरोप लगाया गया, ये एफआईआर दर्ज की गई उनके खिलाफ में सीएमएचओ ने करी कि वो इस बीमारी को महामारी को मरीज को ले जाकर अन्य लोगों को संक्रमित की आशंका होने से जानलेवा अन्य की जान जा सकती थी। तो ये सुनते ही जनता की थोड़ा जनता अलर्ट हुई है और जनता ये सोचने लगी है कि ये महामारी अधिनियम है क्या। तो महामारी अधिनियम वो है जिसके लागू होने के बाद में अगर आप पालन नहीं करते हैं तो 188 आईपीसी के तहत सजा का प्रावधान है, जिसमें संक्रमित व्यक्ति द्वारा यह डिक्लेयर नहीं किया जाता है कि वह संक्रमित है और अपनी बीमारी को छुपाता है तो उसके लिए 2 महीने की सज़ा है, या दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पे 2 महीने की सज़ा है। और अगर वह व्यक्ति
संक्रमित होते हुए भी जानबूझकर अन्य व्यक्तियों को संक्रमित कर देता है तो उसके लिए 2 साल तक की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना है। तो जनता को ये अच्छे से जान लेना चाहिए कि मास्क लगाना, 2 गज दूरी रखना या सरकार जो दिशा निर्देश जारी करे, लॉकडाउन करे या धारा 144 लगाए, तो महामारी के टाइम में जो है वह एक्ट जब लागू है तो सज़ा निश्चित रूप से है। इसलिए नियमों का पालन करे और इसको तोड़ने की कोशिश नहीं करे। मैं यही जनता से कहना चाहूँगी। मैं भी आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें, वे सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, मास्क का इस्तेमाल करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जन अधिकार। मैं नीलू मिश्रा, कैमरामैन अजय के साथ।